गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन समकालीन भारतीय समाज और शिक्षा के अंतर्गत हम शैक्षिक विचारकों के कड़ी के अंदर आज हम प्रारंभ करने वाले हैं श्री अरविंद घोष। अरविंद घोष के शैक्षिक विचारों के बारे में आज हम जानेंगे। उसके पहले हम अरविंद घोष का परिचय जानेंगे कि अरविंद घोष कौन थे। अरविंद घोष का जन्म 15 अगस्त 1872 में कलकत्ता में हुआ। 1872 में इनका जन्म कलकत्ता में हुआ था। इनके पिता श्री कृष्ण घोष, माता उनका स्वर्णमाला घोष थी। जब श्री अरविंद घोष का जन्म हुआ, उनके पिता उस समय भारत में कलकत्ता में एक सिविल सर्जन हुआ करते थे, यानी कि वे एक डॉक्टर थे और एक सिविल सर्जन थे। इन्होंने सिविल सर्जन की जो शिक्षा थी इनके पिता ने वो इंग्लैंड से प्राप्त की थी, अर्थात कि वे शिक्षा इंग्लैंड से प्राप्त करके आए थे। इसीलिए इनके पिता के ऊपर पाश्चात्य संस्कृति का गहरा प्रभाव था। इंग्लैंड से शिक्षा ली थी इनके पिता ने, स्वयं ने शिक्षा ली थी, इसीलिए पाश्चात्य संस्कृति का इन पर बहुत गहरा प्रभाव था। और यही कारण था कि जहाँ इनके पिता भारतीय संस्कृति के आलोचक थे और पाश्चात्य संस्कृति के पुजारी थे, तो निश्चित है कि वे अपने बच्चों को भी उसी संस्कृति में पालना बड़ा करना पसंद करते। इसीलिए उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा जो अरविंद की थी वह 2 वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा तो उन्होंने दार्जिलिंग में दिलवाई, यानी कि अरविंद घोष ने प्रारंभिक 2 वर्ष की शिक्षा दार्जिलिंग में ली और उसके बाद 7 वर्ष की आयु में इन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया था। वहां पर उन्होंने अपने बाकी की संपूर्ण शिक्षा इंग्लैंड में ही पूरी की। और बाकी की संपूर्ण शिक्षा जो है वो उन्होंने इंग्लैंड में ही पूरी की थी, अर्थात कि ये कहा जाए कि अरविंद का जो था वो पूरी तरह से पालन पोषण पाश्चात्य संस्कृति में हुआ था। बावजूद इसके वे भारतीय संस्कृति से काफी प्रभावित थे, या भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रभाव उनके ऊपर स्पष्ट रूप से दिखाई देता था या था। इसी कारण से उन्होंने यूं कहा जाए कि छुपकर, किसी को पता नहीं था, किसी को बताया नहीं, और इंग्लैंड में ही भारतीयों के द्वारा चलाई जाने वाली 2 संस्थाएं, भारतीय संस्थाएं, पहली है इंडियन मजलिस और दूसरी जो संस्था थी वह थी लोटस एंड डैगर। ये 2 संस्थाएं थी जिनका कि उन्होंने गुप्त रूप से सदस्यता ले रखी थी, अर्थात कि वे इनके लिए कार्य करते थे, इन संस्थाओं में जाते थे। लेकिन वक्त के साथ कुछ इस तरह से वातावरण बना या परिस्थितियां ऐसी बनी कि अरविंद घोष के पिता जो कि भारतीय संस्कृति के आलोचक थे, धीरे धीरे उन्हें भारतीय संस्कृति की विशेषताएं, उसके गुण और उसके महत्व के बारे से प्रभावित होने लगे, उसको जानने समझने लगे और भारतीय संस्कृति की महत्ता को उन्होंने स्वीकार किया या उसको मानने लगे। अब वे भारतीय सभ्यता और संस्कृति के आलोचक नहीं थे,
उसके प्रशंसक थे। शायद यही एक कारण रहा, या फिर अरविंद घोष के स्वयं के भारतीय संस्कृति से लगाव का कारण था कि वे अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद में भारत लौट आए थे। लेकिन भारत लौटने के बाद 13 वर्ष तक बड़ौदा के गायकवाड़ नरेश सियाजी राव के यहाँ उन्होंने 13 वर्ष तक नौकरी की। सियाजी राव के यहाँ पर 13 वर्ष तक उन्होंने नौकरी की। यहीं पर रहते हुए सियाजी राव की जब उन्होंने नौकरी की छोड़ी तो वहीं पर रहते हुए उन्होंने दूसरे किसी विद्यालय की प्रिंसिपलशिप ली। इस तरह से वो प्रारंभिक जब भारत लौट कर आए उस समय ये शिक्षा मतलब कि इसी तरह से अपनी नौकरी करते रहे। लेकिन इसी के दौरान गायकवाड़ नरेश सियाजी राव के यहीं रहते हुए उनका भारतीय राजनीति से इनका संबंध होने लगा या प्रभावित होने लगे, वे उसमें इन्वॉल्व होने लगे। और यही कारण था कि वे कांग्रेस के गरम दल से प्रभावित हुए और उसके समर्थक बने। अर्थात कि वे अब गरम दल के सदस्य थे और उसी की विचारधाराओं के साथ या उसी संस्था के माध्यम से वे राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदार बनने लगे। और इसी क्रम के अंतर्गत या भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इनकी भागीदारी के चलते इनको 2 बार जेल भी जाना पड़ा। लेकिन इसी बीच में जब ये स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी कर रहे थे, राजनीति से प्रभावित होकर, इसी बीच में उनका संबंध जो था वो संत ब्रह्मानंद के संपर्क में आए। संपर्क में आने से राजनीति से विरक्ति होने लगी। अर्थात कि जो कि पहले ये नरेश के यहाँ नौकरी करते थे, यानी कि राजनीतिक माहौल में रहते थे, तो उसका प्रभाव उन पर पड़ा और वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदार बने या उसमें उन्होंने अपनी भागीदारी सहयोग करना प्रारंभ किया। वहीं पर इसी बीच में उनका जो संबंध था वो संत ब्रह्मानंद के संपर्क में आए। उनके सानिध्य में उनको बैठने का अवसर मिला। उनके विचारों, उनकी ज्ञान से वो बहुत अधिक प्रभावित हुए और राजनीति से उन्हें विरक्ति होने लगी। और इसी कारण से वे राजनीति से विरक्ति के चलते वे क्योंकि उस समय उन पर राजनीतिक गतिविधियों के कारण उन पर मुकदमा भी चल रहा था, तो वो यहाँ से भारत से या इधर बड़ौदा से निकलकर वे पौंडीचेरी चले गए थे। पौंडीचेरी चले गए यहाँ पर क्योंकि उन पर मुकदमा चलाया जा रहा था। लेकिन पौंडीचेरी चले जाने के कारण इंग्लैंड ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी इनका कुछ नहीं कर सकती थी, ब्रिटिश शासन इनका कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि पौंडीचेरी जो है वो फ्रांसीसी के अधिकार क्षेत्र में था। इसीलिए इनका बाकी का जीवन जो देखा जाए वो पूरी तरह से पौंडीचेरी में ही व्यतीत हुआ। 1910 से लेकर 1917 तक इन्होंने वहां पर अज्ञात एक तरह से कहा जाए कि साधना करी, वहां साधना में लीन रहे। इसी दौरान उन्होंने आध्यात्म से ये जुड़े, आध्यात्मिक अध्ययन किया और इनके ऊपर गीता का महान ग्रंथ जो है हमारा गीता का
उसका बहुत अधिक प्रभाव अरविंद पर देखने को मिलता है। उनके दर्शन, उनकी दार्शनिक विचारधाराओं को एक तरह से कहा जाए कि गति प्राप्त हुई यहीं से, और यहीं से चूंकि जो एक पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के पले बड़े बालक थे, उन पर अब आध्यात्म का प्रभाव पड़ने लगा, और वे एक तरह से दार्शनिक उनकी विचारधारा, क्योंकि ब्रह्मानंद की संपर्क में आने से ही वे आध्यात्म की तरफ झुक गए थे, और उनका एक आदर्शात्मक विचार दर्शन का निर्माण होना प्रारंभ हो गया था। तो इसी वजह से वे गीता से बहुत प्रभावित थे, या गीता को वो बहुत उच्च कोटि का मानते थे, या गीता से बहुत प्रभावित थे। तो उनका जो आदर्शवादी जो दर्शन था वो ईश्वरीय सत्ता में विश्वास रखता था। वे ईश्वर के होने पर विश्वास रखते थे, अदृश्य शक्ति में वे विश्वास करने लगे थे। अर्थात कि यहाँ से वे आध्यात्म से जुड़ने लगे, और आध्यात्म के क्षेत्र में ही उन्होंने निरंतर रूप से कार्य किया। यहीं पर 1917 के बाद में इन्होंने सक्रिय रूप से आध्यात्म के क्षेत्र में कार्य करना प्रारंभ किया, और आर्य नामक पत्रिका का संपादन किया। मासिक पत्रिका का संपादन किया, और इसी दौरान उन्होंने एक धारावाहिक के रूप में, तो जैसे कई ग्रंथों में उन्होंने लेखन कार्य बहुत किया, कई ग्रंथों को उसमें लिखा, और एक धारावाहिक के रूप में 17 ग्रंथों की उन्होंने रचना की। और यहीं पर जो भी कारण रहा, लेकिन 1921 में आर्य जो मासिक पत्रिका थी वह बंद हो गई, इसका प्रकाशन यहाँ से बंद हो गया। 21 के बाद में 1926 में 21 के बाद में आर्य मासिक पत्रिका बंद हो गई, ठीक है ना। और 1926 में कहा जाए कि इन्होंने अरविंद आश्रम की स्थापना पौंडीचेरी में ही की, और वहीं से उन्होंने निरंतर रूप से अपनी धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधियों को चालू रखा। और 5 दिसंबर 1950 को इनका निधन हो। यानी कि अरविंद घोष का कहा जाए कि जीवन जो है वो विविधतापूर्ण संस्कृतियों में निरंतर रूप से आगे बढ़ा। प्रारंभिक अवस्था में पाश्चात्य संस्कृति का उनके ऊपर प्रभाव था, ठीक है। उसके बाद में राजनीतिक आदर्श में, राजनीतिक विचारधाराओं से प्रभावित हुए, और फिर अंत में वे आध्यात्मिक विचारधाराओं से वे प्रभावित हुए, अध्यात्म की ओर झुकते चले। तो जब विविध संस्कृतियों से विविधतापूर्ण इनका जीवन का रहा क्रम या जीवन की जो गतिविधियां थी वो विविधतापूर्ण रही, तो निश्चित है उनकी विचारधारा या उनका दर्शन भी एक अलग ही रूप लेकर सामने आया। तो जब उनका जीवन दर्शन की बात करते हैं तो पहली चीज तो वे आदर्शवादी थे, क्योंकि आध्यात्म से वो बहुत अधिक जुड़ चुके थे। आदर्शवाद के वे कट्टर समर्थक थे, वे ईश्वरीय सत्ता में विश्वास करते थे, अंतिम जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति मानते थे, जिसके लिए जीवन को इस तरह से जीने पर उन्होंने बल दिया कि आप ऐसे कर्म करो कि आपको मोक्ष प्राप्त करने में कठिनाई, आप सहजता से मोक्ष की प्राप्ति कर सको, यानी कि अपने लक्ष्य तक पहुंच सको। ईश्वरीय सत्ता में इनका जो था वो ईश्वरवादी थे, ये ईश्वरवादी थे क्योंकि वे ईश्वरीय सत्ता में या ईश्वर में विश्वास रखते थे। उसके बाद में ये प्रयोजनवादी थे, यानी कि वे सिर्फ कही सुनी बात को स्वीकार करने पे या रट लेने मात्र पर विश्वास नहीं रखते थे। उनका कहना था कि जब तक व्यक्ति प्रयोजन के माध्यम से स्वयं करके नहीं सीखेगा तब तक उसको वह शिक्षा जीवन का जो है उसका ये कहा जाए कि जो प्रयोगात्मक प्रयोजन के किसी कार्य को करके ही अनुभव प्राप्त करने पर उन्होंने बल दिया। वहीं पर वे यथार्थवादी थे,
यथार्थवादी थे क्योंकि जो है यथार्थ है वे इसी में विश्वास रखते थे। जो नहीं है, जिसके बारे में कोई प्रमाण नहीं है, जिसको हम प्रमाणित नहीं कर सकते हैं, उस चीज को वे स्वीकार नहीं करते थे। अर्थात उनका कहना था कि जिसको हम प्रमाणित कर सकते हैं, देख सकते हैं, या जिसके बारे में हम कुछ प्रमाणों के साथ में स्पष्ट कर सकते हैं, उसी को हमें स्वीकार, उसी चीज को उन्होंने स्वीकार किया। फिर सत्य, अगली बात जो थी वह विश्वास वाली। विश्वास यानी कि आप जो भी कार्य करते हैं उसमें विश्वास होना चाहिए। विश्वास को उन्होंने बहुत अधिक बल दिया था। अर्थात कि अरविंद घोष की जहां तक हम बात करते हैं, तो अरविंद घोष का जो बचपन से ही देखा जाए तो एक विविधतापूर्ण उनका सांस्कृतिक वातावरण में या एक विविधतापूर्ण वातावरण में उनका पालन पोषण हुआ था। इसी कारण से उनकी जो आदर्शात्मक विचारधाराएं थी वो भी थोड़ी सी भिन्न थी सभी से, क्योंकि आदर्शवाद और प्रयोजनवाद तो हर कोई मानता है, लेकिन ईश्वरवाद या यथार्थवाद और विश्वास की जो दार्शनिक विचारधाराएं थी वो सबसे अलग करती है इनको। और इसी के आधार पर इन्होंने बहुत सारा, क्योंकि उन्होंने इसी आधार पर शिक्षा के स्वरूप को, क्योंकि उन्होंने इस चीज को महसूस किया था कि शिक्षा के ढांचे में परिवर्तन होना बहुत अनिवार्य है, और उसी दृष्टिकोण से उन्होंने एक अपनी दार्शनिक विचारधारा को सही दिशा प्रदान की। आशा करती हूँ कि मेरी आज की बात आपको समझ में आई होगी। इसी आधार पर आपको एक प्रश्न करना है कि अरविंद घोष का परिचय देते हुए अरविंद घोष का परिचय देते हुए जीवन दर्शन को समझाएं। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता हो तो ही घर से निकलें। घर से निकलते हैं तो 3 बातों का ध्यान रखें, मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।